हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डाइपोल की न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो अगेन, अगर आपने डाइपोल के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो वीडियो लेक्चर्स देखो और तब जाके आप यहाँ पर ये वीडियो से बहुत फ़ायदा ले सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा, पहले क्वेश्चन में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर 3 चार्जेस दिए हुए हैं। ए पर आप देख सकते हो कि ट्वाइस क्यू चार्ज है, बी पर आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, सी पर आपके पास माइनस क्यू चार्ज है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन का डायपोल मोमेंट निकालो। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप यहां पर ट्वाइस क्यू को ब्रेक कर सकते हो क्यू एंड क्यू चार्ज में। दैट मीन्स देख लो, पहला स्टेप मैं ये करने वाला हूं कि मैं इस ट्वाइस क्यू को प्लस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज में ब्रेक करने वाला हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब आप देखोगे कि आपके पास माइनस क्यू प्लस क्यू है, आपके पास माइनस क्यू प्लस क्यू है। आप देख सकते हो कि अब आपके पास दो डाइपोल्स है और दोनों डाइपोल्स का अपना डाइपोल मोमेंट होगा। और डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं, डाइपोल मोमेंट आपके पास होता है चार्ज, दैट मींस कि दो में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड आप लिखते हो मल्टीप्लाइड बाय द डाइपोल लेंथ, और डाइपोल लेंथ को यहां पर मैं एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगेन, डाइपोल मोमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डाइपोल लेंथ आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप यहां पर वेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि आपके पास जो यहां पर डाइपोल मोमेंट होता है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर आपका हमेशा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सारा हमने थ्योरी वीडियोस में कवर करा हुआ है। कंटिन्यू मैं करता हूं। अब आपके पास यहां पर प्लस क्यू एंड यहां पर माइनस क्यू है, तो यहां पर आपके पास एक डाइपोल होगा और डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला है। जो आपका यहां पर एक डाइपोल फॉर्म हो रहा है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन ये होने वाला है। अब अगेन आप क्या कर सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कि ये आपके पास यहां पर 60 डिग्री होगा, यहां पर क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो आप यहां पर क्या करोगे कि आप यहां पर डाइपोल मोमेंट के टेल पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकते हो। तो आप खुद से देखोगे कि ये और ये आपका पैरेलल लाइन है, अगर ये 60 डिग्री है ऑटोमेटिकली ये भी आपका 60 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने डाइपोल मोमेंट वेक्टर बनाया। डाइपोल मोमेंट वेक्टर का अगर मैं डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो वो आपको लेना पड़ेगा यहां पे क्यू टाइम्स, यहां पर लेंथ क्या है या सेपरेशन क्या है दो चार्जेस के बीच में, ए। तो आप यहां पर बोल सकते हो कि क्यू टाइम्स ए यहां पर इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होने वाला है, तो मैं पी लिख रहा हूं। इसी तरीके से अब आपके पास यहां पर माइनस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है। आप अगेन एक डाइपोल लोगे जिसका डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगा और वो डाइपोल आपके पास ये होने वाला है। तो ये आपका डाइपोल होने वाला है। अगेन आप यहां पर डाइपोल लेंथ को मल्टीप्लाई चार्ज से कर दो, वही आपका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा ना इस वेक्टर का। तो आप यहां पर कुछ नहीं करोगे, आप यहां पर ए को क्यू से मल्टीप्लाई करो, यही इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा, जिसको आप पी से रिप्रेजेंट करोगे। अब अगेन और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये आपके पास क्या होगा 60 डिग्री होगा, तो इसमें किसी को इश्यू होना नहीं चाहिए। फर्दर आप देख सकते हो कि टेल पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ड्रॉ कर सकते हो। अगेन अगर ये 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये भी आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास 60 डिग्री होगा। मैं तो पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं टेल पर, मैं यहां पर भी पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकता हूं। तो अब आपके पास यहां पर दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर आपके पास ये है, दूसरा वेक्टर आपके पास ये है। आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, वही पूरे कॉम्बिनेशन का क्या होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो हो गया ना। तो अब क्वेश्चन यहां पर बहुत आसान था, बस सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए था कि आपको यहां पर ट्वाइस क्यू को ब्रेक करना है क्यू और क्यू में, तब जाके आपके पास दो डाइपोल वेक्टर्स आ जाएंगे। दो डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स अगर आपके पास है तो आप सिंपली वहां पर वेक्टर एडिशन को फॉलो करो। वेक्टर एडिशन में आप पैरेललोग्राम लॉ को यूज कर सकते हो, ट्रायंगल लॉ को यूज कर सकते हो टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो चलो फाइंड करते हैं। देख लो मैं क्या करता हूं, आपके पास यहां पर भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पर भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दोनों वेक्टर्स को मैं एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आप ट्रांसलेट करने वाला हूं। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं।
आप देख लो कि मैंने यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया। अब जरा पहले ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर आ रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है मगर एक्स एक्सिस के साथ। दैट मींस यहां पर मैं दूसरे क्वाड्रेंट में एक वेक्टर बनाने वाला हूं। ये आपका यहां पर P वेक्टर होने वाला है और ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये 60 डिग्री एंगल यहां पे बनाएगा। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, यहां पर भी तो आपके पास एक डायपोल मोमेंट वेक्टर है ना। और अगर आप देखोगे अगर आप इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम देखोगे, पहले ही क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई कर रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर 60 डिग्री एंगल पर अगेन ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मैंने अगेन यहां पर एक डायपोल मोमेंट वेक्टर ड्रॉ किया। अब आपके पास दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हो ना, क्योंकि टोटल एंगल यहां पर इस पॉइंट पे जो सबटेंड होगा इट विल बी 180 डिग्री, ये आपको पता है पहले। अब अगर ये 60 है, ये 60 है, तो आपका जो रिमेनिंग एंगल ये वाला एंगल होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा। सच दैट कि तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जब भी आपके पास दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हो मैं दिखाता हूं यहां पे। अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, लेट इट बी ए वेक्टर और मैं दूसरा वेक्टर ले रहा हूं यहां पे बी वेक्टर। मैं बोल रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इनके बीच का एंगल मैं यहां पे थीटा लेता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि जरा इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालो। तो डायरेक्टली आप यहां पे बोलते हो कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द वेक्टर। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे लिखो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फर्दर मल्टीप्लाई करो cos थीटा बाई 2 से। दैट मींस जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है उसको हाफ करना है और उसी का फिर कोसाइन लेना है। ये रिजल्टेंट आपके दो इक्वल वेक्टर्स का आ जाता है जिनके बीच में एंगल कितना होता है, थीटा। अब यहां पर देख लो, ये भी आपका P वेक्टर है, ये भी आपका P वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड Q टाइम्स A है, दोनों का मैग्नीट्यूड Q टाइम्स A है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर देख लो, इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। दैट मींस आपके पास दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो ना। जरा यहां पर मैं P नेट की बात करूं, नेट डायपोल मोमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो आप डायरेक्टली लिखोगे इट विल बी ट्वाइस, दो में से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चलो मैं P लिख रहा हूं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड P है, मैंने एक का मैग्नीट्यूड P लिखा, फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे, cos ऑफ। अच्छा जरा इनके बीच का एंगल देख लो, 60 डिग्री है ना। 60 डिग्री अगर इनके बीच का एंगल है, आपको 60 नहीं लेना है, आपको 60 को हाफ करना है और फिर उसी का कोसाइन लेना है। दैट मींस cos ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये आपका P नेट आ जाएगा। जरा कंटिन्यू मैं करता हूं, 2 अपनी जगह पर, मगर P का वैल्यू अगर आप देखोगे, P का वैल्यू आपका Q इंटू A है, तो मैं यहां पे Q इंटू A लिख रहा हूं। यहां पर आ जाएगा cos ऑफ 60 बाई 2 30 होता है, तो cos ऑफ 30 डिग्री। आप इसको फर्दर लिख सकते हो ट्वाइस Q इंटू A अपनी जगह पे, cos 30 होता है √3 बाई 2। आप देख लो यहां 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां स्मॉल a मैंने लिखा हुआ है, तो यहां पर स्मॉल a ही मैं लिख रहा हूं, यहां पर स्मॉल a ही मैं लिख रहा हूं। सो आपके पास यहां पर जो नेट डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है इट इज सिंपली √3 टाइम्स Q इंटू A। दिस इज द डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो कि आपको क्वेश्चन में देकर था। आप चेक कर लो, यहां पर आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यहां पर √3 टाइम्स Q है यहां पर देकर है, जो कि हमारा आंसर आ रहा है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। आप क्या करते हो, आप डायपोल, शॉर्ट डायपोल के इक्वेशन ज़्यादा डील करते हो, उनके बीच का रिलेशन ज़्यादा डील करते हो, आप एक्सियल लाइन पे डायपोल मोमेंट ज़्यादा डील करते हो, आप इक्वेटोरियल लाइन पे डायपोल मोमेंट ज़्यादा डील करते हो। बट ऐसे क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करते हो, बट आपके एग्जामिनेशन में, ज़्यादातर की नीट एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं। दैट मीन्स आपको पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना। अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ है। न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल में आपको बोला गया है कि न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल का जो नेट डायपोल मोमेंट है दैट इज 6.4 × 10⁻³ कूलम मीटर। आपको सिंपली बोला गया है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स के बीच का सेपरेशन निकालो। अब इसको समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए वाटर मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही आपके क्या बन जाएंगे, वही आपके सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। चलो मैं दिखाता हूं। वाटर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं,
तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल में आप देखोगे कि ऑक्सीजन में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपके पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये तो हो गया। सिमिलरली हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। अगर मैं और एक हाइड्रोजन की बात यहां पे करूं, हाइड्रोजन के पास आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन होता है। अब कहने का मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल में कितना है? टोटल पॉजिटिव चार्ज वो आप बोलोगे 8 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन, दैट इज 10 प्रोटॉन। कहने का मतलब कि अगर मुझे पॉजिटिव सेंटर बनाना है ना इस पूरे मॉलिक्यूल का, मैं पॉजिटिव सेंटर यहां पे बना रहा हूं और मैं इसको लिख रहा हूं इट इज 10p। पॉजिटिव सेंटर हो गया, पॉजिटिव सेंटर हो गया। अब नेगेटिव सेंटर कितना होगा? जरा आप इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 8 प्लस 9 और ये 10, दैट मींस 8 प्लस 1 दैट इज 10। तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका नेगेटिव सेंटर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। लेट अस एज्यूम वो नेगेटिव सेंटर मेरा यहां पर है और मैं लिख रहा हूं -10e। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव सेंटर हो गया, पॉजिटिव सेंटर हो गया, तो इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा ना, नेट डायपोल मोमेंट। और नेट डायपोल मोमेंट आप नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखाते हो और वो P होता है विच इज नथिंग विच इज योर चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाय डायपोल लेंथ दैट इज A। लेट अस एज्यूम वो A है यहां पे। अब देकर क्या क्या है क्वेश्चन में? अगर आप देखोगे क्वेश्चन में आपको P का वैल्यू देकर है, P का वैल्यू आपको पहले ही पता है तो इट इज नोन हियर। अगर आप देखोगे यहां पे चार्ज आपको पता है 10e, दैट मींस 10 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आप 10 पता है, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट मींस आपको चार्ज का वैल्यू पता है। तो निकालोगे क्या यहां पे A, और A रिप्रेजेंट क्या करेगा? सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स। क्वेश्चन हो गया ना? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं कि आपके पास जो P है इट इज इक्वल टू Q इंटू A। आपका जो P का वैल्यू यहां पर देकर है इट इज 6.4 इंटू 10⁻⁻30 और इट इज इक्वल टू चार्ज का वैल्यू अगर आप देखोगे आपको 10 का फैक्टर यहां लेना होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन। मैं रिपीट करता हूं, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन में है कि आपने 10 कहां से लाया। क्योंकि जब आप सेंटर्स की बात करते हो, पॉजिटिव सेंटर में सारे प्रोटॉन को इंक्लूड करोगे जितने भी मॉलिक्यूल के होंगे, नेगेटिव सेंटर में सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप इंक्लूड करोगे जितने भी आपके मॉलिक्यूल में होंगे। अभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल था आपका आयोनाइज्ड, आपको कोई स्पीशी दिया होगा, आयोनाइज्ड स्पीशी, उसमें फिर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, प्रोटॉन निकालने होंगे। वहां पे मे बी आप डायपोल मोमेंट को फिर एक्सप्लेन ना कर पाओ, क्योंकि डायपोल मोमेंट के लिए क्या होता है, आपको दो चार्जेस चाहिए अपोजिट मैग्नीट्यूड की, सॉरी अपोजिट साइन के, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो फिलहाल के लिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बारे में बात की गई थी। तो आप देख सकते हो कि P मैंने यहां पे लिख दिया, Q में मुझे यहां पे 10 को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, बस ये पार्ट समझो फिलहाल के लिए। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? E आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाय A। देयरफॉर आपका जो A यहां पर डायपोल लेंथ, जिसको मैं बोल सकता हूं सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स, वो आपका यहां पर सिंपली आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप आराम से देखते जाओ, ये 16.1 आप ले सकते हो और ये आपके पास 16.4 आ जाएगा। फर्दर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻18 रहेगा, 10⁻⁻18 और यहाँ पर आप कैंसिलेशन कर सकते हो और आपका यहाँ पे 10⁻⁻12 बच जाएगा। तो आप सिंपली A लिख सकते हो, A इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12, जिसको आप 4 पिकोमीटर लिख सकते हो। तो ये आपके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन है। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स। होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। जरा यहां पर देख लो, यहां पर आपका ऑप्शन डी जो है वो मैच कर रहा है, ये आपका आंसर होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, मैं सिंपली सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पहले पॉज करो। वीडियो को पॉज करने में पहले खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को, फिर फाइनली आप चेक कर लो कि आपका अप्रोच और मेरा अप्रोच कहाँ पे डिफर कर रहा है, या क्या आपका अप्रोच और मेरा अप्रोच सेम है और आंसर डिफर कर रहा है, क्या आंसर सेम है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात यहाँ पे करूँ डायपोल की वजह से स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो चलो पहले उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास एक डायपोल है, आपको पता है कि डायपोल मोमेंट वेक्टर आपका फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पर डायपोल मोमेंट वेक्टर ड्रॉ करते हो। जो डायपोल आपके पास होता है उसके रिलेटेड आपके पास दो इंपॉर्टेंट एक्सीज होती है। एक आपके पास इक्वेटोरियल लाइन होता है और दूसरा आपके पास एक्सियल लाइन होता है। द लाइन विच पासेस अलोंग द डायपोल दैट इज योर एक्सियल लाइन, एंड द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायपोल दैट इज योर इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये आपके पास एक्सियल लाइन है
और दूसरा लाइन जो कि आप डायपोल के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और जो पास होगा डायपोल के सेंटर से ही, दैट मींस दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल हियर। सो यहां पर आप देखोगे दिस इज योर इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज योर इक्वेटोरियल लाइन। अब मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाहता हूं। सो लेट अस एज्यूम कि एक्चुअल लाइन पे मैं एट अ डिस्टेंस r हूं बट फ्रॉम द सेंटर। नोट दैट कि जितने भी मेजरमेंट्स आप लेते हो ना वो डायपोल के सेंटर से ही होते हैं। अब अगर मैं एक्चुअल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो आपको सेंटर ऑफ डायपोल से ही मेजरमेंट लेना होगा अपनी डिस्टेंस का। दैट मींस यहां पर मैं बोल रहा हूं कि एट अ डिस्टेंस r बट दिस विल बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होता है along the dipole moment vector। अगर डायपोल मोमेंट वेक्टर आगे की तरफ है, यहां पर भी फील्ड आगे की तरफ होगा। ये चीज हमने थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ा हुआ है। तो फर्दर अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो एक्सियल लाइन पे होता है, इट इज सिंपली ट्वाइस kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। टू तो सबको पता है, के आपका यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी आपका डायपोल मोमेंट होगा एंड दिस इज आर क्यूब। हियर आर इज द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट जहां पर आप फील्ड निकालना चाहते हो एंड द सेंटर ऑफ द डायपोल एंड द सेंटर ऑफ द डायपोल। सिमिलरली अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पे यहां पर फील्ड निकालना चाहते हो, लेट अस एज्यूम एट अ डिस्टेंस अगेन आर। सो आप पहले देखते हो कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो आपका फील्ड का डायरेक्शन होता है, इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डायपोल मोमेंट वेक्टर। डायपोल मोमेंट वेक्टर आगे की तरफ है ना, तो यहां पर जो फील्ड आपका होगा वो पीछे की डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे कुछ होने वाला है। और यहां पर अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, मैग्नीट्यूड वाइज जो इक्वेटोरियल लाइन पे आपका फील्ड होता है, इट इज सिंपली kp divided by r cube and again r is here the separation between the point जहां पर आप फील्ड निकालना चाहते हो and the center of the dipole। अगर आपको इतना सारा पता है, यहां पे ये इक्वेशंस दोनों आपको पता है और ये भी आपको पता है कि शॉर्ट डायपोल के लिए सारे मेजरमेंट्स आपको कहां से लेने होते हैं, फ्रॉम द सेंटर, तो तब जाके आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। यहां पर अगर मैं बात करूं, आप चेक कर लो कि आपका जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है वो अलोंग z एक्सिस है, वो अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस है। ये चीज पहले समझो आप। दैट मींस यहां पर अगर मैं z एक्सिस रिप्रेजेंट करूंगा ना, वो मैं प्लेन में ही रिप्रेजेंट करूंगा। तो दैट मींस लेट अस अज्यूम दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस और y एक्सिस मैं यहां से ले रहा हूं। यूजुअली तो हम y यहां पे लेते हैं ना, बट इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं z इस वाले एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और जहां से मैं z को रिप्रेजेंट करता था, जो एक्सिस यूजुअली z को रिप्रेजेंट करती है, अभी मैं उसको y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इवेंचुअली आपको समझ में आ जाएगा। जरा पहले डायपोल को देखते हैं। पहले डायपोल का डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो आपके पास p है। पहले डायपोल का जो आपका मैग्नीट्यूड है उसका डायपोल मोमेंट का, दैट इज p। और यहां पर देकर है कि डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है अलोंग z एक्सिस, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट द z एक्सिस। और आपका डायपोल 0,0,0 पर है। 0,0,0 ओरिजिन होता है ना, तो पहले लोकेट करो ओरिजिन को। कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपका जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है यहां पे वो अलोंग z एक्सिस आपको दिखाना होगा। तो देख लो कैसे दिखा रहा हूं। चेक कर लो, आप देख सकते हो कि ये तो डायपोल मोमेंट वेक्टर मैंने बनाया। डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन जरा देख लो, ऊपर की तरफ है अलोंग द z एक्सिस, अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस। पॉजिटिव z एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव k कैप। तो मैंने सही से डायपोल मोमेंट वेक्टर बनाया। अगर मैं z यहां पे दिखाता, फिर मुझे डायपोल मोमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में दिखाना होता, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए बन जाता डायग्रामेटिकली। बट डायग्रामेटिकली आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये वाला z एक्सिस लिया। तो जो डायपोल आपके पास है उसका जो डायपोल मोमेंट वेक्टर आप ड्रॉ करोगे वो z एक्सिस के अलोंग आप ड्रॉ करोगे, इस स्टाइल से आप ड्रॉ करोगे। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब फर्दर जरा देख लो, दूसरा आपका जो डायपोल है वो आप अगेन देख सकते हो, वो 1,0,2 पर है। दैट मींस x पर कितना चलोगे 1, y पे कितना चलोगे, चलना ही नहीं है, z पे कितना चलोगे 2। अगेन दिस इज द सेकंड रीजन कि मैंने y एक्सिस को ऐसे क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि y आपका इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन में। आप चेक कर लो, यहां पर आपका y का कोऑर्डिनेट 0, यहां पर y का कोऑर्डिनेट 0, यहां पर y का कोऑर्डिनेट 0। y तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। आपका क्वेश्चन यहां पे xz प्लेन में देकर है, पूरा xz प्लेन में देकर है, इसीलिए आप देख रहे हो कि मैंने y को इस स्टाइल से क्यों बनाया। तो ये चीज समझो। चलो फर्दर और एक चीज देखते हैं। दूसरा जो डायपोल आपके पास है वो किस लोकेशन पर है, आपके पास 1,0,2। तो x पे कितना चलोगे 1 और z पे कितना चलोगे 2। अब देख लो मैं x पे 1 चल रहा हूं, ये मैं x पे 1 चला, तो यहां पर आप सिंपली एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। अच्छा z पे कितना चलना है, z पे 2 चलना है, तो z पे 2 आप यहां तक चलोगे।
तो अगेन आप यहां पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, x पर आप 1 चले, z पर आप 2 चले, आपको पता है कि पॉइंट आपका यहां पर जो होने वाला है, और y पे तो चले ही नहीं आप कुछ, तो दैट मींस पॉइंट यहां पर क्या होने वाला है 1, 0, 2। आप x पे 1 चले, आप x पे 1 चल रहे हो, आप z पे 2 चल रहे हो, आप z पे 2 चल रहे हो, y पे कुछ नहीं चल रहे हो, दैट मींस बाहर निकलना ही नहीं है आपको, आप प्लेन में ही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस प्लेन में हो आप, एक्स जेड प्लेन में हो यहां पे। अगेन यहां पर अगर मैं आप डायपोल की बात करूं, डायपोल मोमेंट वेक्टर की बात करूं, उसका डायरेक्शन भी है ना अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्योंकि के कैप देकर है ना, तो यहां पर मैं और एक डायपोल मोमेंट वेक्टर बनाने वाला हूं, आप देखते जाओ। ये और एक डायपोल मोमेंट वेक्टर मैंने बना दिया यहां पे, और इसका डायपोल कितना, डायपोल मोमेंट कितना है, वो तो p/2 है आपके पास, और इसका कितना था, वो आपके पास p था। तो दोनों डायपोल्स को मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट कर दिया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालना है वो देखते हैं। 1, 0, 0, x पे 1 चलना है, y पे कुछ नहीं चलना है, z पे कुछ नहीं चलना है। दैट मींस आपको जो फील्ड निकालना है, x पे 1 चलोगे, फिर z पे कुछ नहीं चलना है, फिर y पे कुछ नहीं चलना है, दैट मींस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस पॉइंट पे निकालना है। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस लोकेशन। तो यहां पर आप ई नेट निकालने वाले हो किन दो डायपोल्स की वजह से, एक तो P और दूसरे P/2 डायपोल की वजह से, जिनका लोकेशन आप देख सकते हो कि मैंने दिखाया हुआ है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट जो है, अब समझो ये वाला पॉइंट जो है वो इस डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लो एक बार और देखो। ये पॉइंट जो है वो इस डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपके इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट आ रहा है, वहां पर आप निकाल सकते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड, आराम से निकाल सकते हो। सिमिलरली दूसरा डायपोल जो है, इस डायपोल की एक्सियल लाइन पे आपका ये पॉइंट आ रहा है, चेक कर लो एक बार और देख लो। ये आपका डायपोल है, इसी डायपोल की एक्सियल लाइन पे आप देख रहे हो ये पॉइंट आ रहा है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दैट मींस ये प्रॉब्लम जो है ये यहां पर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के लिए रिड्यूस हो गई। तो प्रॉब्लम अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आईआईटी का प्रॉब्लम है, और फिर एम्स में अगेन ये पूछा गया कुछ सालों के बाद, और कुछ टाइम के बाद अगेन बहुत सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप कर सकते हो। थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे एक एक पॉइंट समझाना होता है, बट एक बार आपको पूरा आइडिया मिले कि कैसे आप सिलेक्ट करोगे कोऑर्डिनेट्स को, किस तरीके से आपका अप्रोच होगा, तब जाके ये क्वेश्चन आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं, पहले इस डायपोल की वजह से देखते हैं। इस डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो इस डायपोल की वजह से अगर आप इस पॉइंट पे फील्ड निकालोगे, वो फील्ड का डायरेक्शन कहां की तरफ होगा, अपोजिट टू दैट ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। दैट मींस यहां पर जो आप फील्ड निकालोगे P की वजह से, उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होने वाला है, उसका यहां पर डायरेक्शन डाउनवर्ड होने वाला है, डाउनवर्ड होने वाला है। अब कितना फील्ड यहां पर होगा, आराम से देख लो यहां पर कितना फील्ड आपके पास होगा। चलो मैं वो लिखता हूं, मैं उसको E1 से रिप्रेजेंट करता हूं। ये पहला डायपोल आपके पास है, ये दूसरा डायपोल आपके पास है। चलो मैं E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पे E1 किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू, आप देख सकते हो कि ये तो इक्वेटोरियल लाइन की बात हो रही है। E1 आपका यहां पर K टाइम्स P, क्योंकि डायपोल मोमेंट आपका P है तो मैं P ही लिखूंगा, डिवाइडेड बाई, जरा सेपरेशन ये कितना होगा, ये सेपरेशन आपका 1 यूनिट होने वाला है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 1 था ना, तो आप डिवाइडेड बाय 1 क्यूब करोगे। अच्छा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, पॉजिटिव z डायरेक्शन में नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव z डायरेक्शन में, तो आप यहां पर माइनस के क्या आप लिखोगे, तो आपने E1 निकाल दिया, हो गया ना, मुश्किल नहीं था कहीं पे। जरा दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहां पर ये आपके पास अगेन दूसरा डायपोल अब है, ये पहला डायपोल तो हो गया, उसकी वजह से मैंने फील्ड निकाला। अब नीचे क्यों मैंने दिखाया, एक बार और देख लो। यहां पर अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड का डायरेक्शन देखोगे, इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर, इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि ये आपका डायपोल है ना, इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट आपको नीचे की तरफ दिखाना होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फर्दर देखते हैं, ये दूसरा डायपोल है। अब इस डायपोल की एक्सियल लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। अच्छा एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट वेक्टर के ही डायरेक्शन में होता है। दैट मींस यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होने वाला है, किस डायपोल की वजह से,
इस सेकेंड डायपोल की वजह से यहां पर जो फील्ड का डायरेक्शन है वो डायपोल की डायरेक्शन में ही होने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इस डायपोल के रेस्पेक्ट में उसकी एक्चुअल लाइन पे आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है, जरा देख लो। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, वो आपके पास 2 है, आप चेक कर सकते हो, 2 है ना। यहां से लेकर यहां तक 2 है, यहां से लेकर यहां तक 2 होगा। दैट मींस ये सेपरेशन आपके पास यहां पर 2 है। तो कितना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं E2 से इसको रिप्रेजेंट करता हूं। E2 को आप सीधे लिख सकते हो यहां पे, क्योंकि एक्चुअल लाइन पे बात हो रही है तो पहले फॉर्मूला का 2 आ जाएगा। फिर डायपोल मोमेंट कितना है इसका, वो P/2 है, तो आपको P/2 लिखना पड़ेगा। तो अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा। मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से डिवाइडेड बाय सेपरेशन का क्यूब। सेपरेशन तो यहां पर इस सेंटर से लेके आपको देखना पड़ेगा। डायपोल के सेंटर से मेजरमेंट्स लेने हैं, तो आपको सेंटर से यहां तक का सेपरेशन पता है वो 2 है, तो डिवाइड कर दोगे 2 क्यूब से। आप देख सकते हो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा k टाइम्स p डिवाइडेड बाई 8। और यहां पर फर्दर देख लो, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैं k कैप दिखाने वाला हूं। अच्छा, यहां पर नेट फील्ड किसके बराबर होगा, नेट फील्ड किसके बराबर होगा, आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, E1 और E2 का निकालोगे ना। अच्छा, बड़ा वाला फील्ड कौन सा होगा, बड़ा वाला नीचे की डायरेक्शन में मुझे लग रहा है, क्योंकि ये KP है। ये तो छोटा है क्योंकि ये KP डिवाइडेड बाई 8 है। तो अगर मैं यहां पे E नेट की बात करूं, अगर मैं E नेट की बात यहां पे करूं, डायरेक्टली आपको दिख रहा है सोल्यूशन में ही कि आपका E1 जो है वो बड़ा है E2 के कंपैरिजन में। सो E नेट आपका यहां पर E1 माइनस E2 होने वाला है। अच्छा, वेक्टर भी आप ले सकते हो, आप वेक्टर भी ले सकते हो। आप जरा E1 वेक्टर की बात करो, इट इज KP डिवाइडेड बाई 1 क्यूब, तो आप इसको लिख सकते हो KP डिवाइडेड बाई 1, और यहां पर आपके पास माइनस K कैप है, तो हो गया। फिर माइनस आ जाएगा यहां पर आपके पास, सॉरी माइनस K कैप है, तो यहां पर माइनस K कैप लगाना बहुत जरूरी है। फर्दर जरा यहां पर देख लो, ये आपके पास यहां KP डिवाइडेड बाई 8 इंटू K कैप है। सो आप यहां पे लिख सकते हो KP K कैप डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, आप तो रिजल्टेंट की बात कर रहे हो ना, इन दोनों के रिजल्टेंट की यहां प्लस लिखोगे, यहां पर भी प्लस लिखोगे। मैं दिखाता हूं क्यों, क्योंकि आपने तो यहां साइन को कंसीडर करा, तो आप यहां पे आप नेगेटिव नहीं लिखोगे। नेट फील्ड का मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट मींस इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख दो और इनको ऐड कर दो। अब आपको पता है कि ये वाला जो फील्ड है उसके साथ माइनस K कैप है, तो ऑटोमेटिकली यहां नेगेटिव रिफ्लेक्ट हो गया। इस चीज का टेक केयर करोगे, यहां गलती होती रहती है। तो होपफुली अभी तक कहीं डाउट नहीं होगा। सो अगर मैं E नेट की बात करूं, अगर मैं यहां पर E नेट की बात करूं, यह आपके पास सिंपली आ जाएगा 8 टाइम्स KP रादर माइनस, फिर आपके पास प्लस KP डिवाइडेड बाई 8, और यहां पर आपके पास आ जाएगा K कैप। मैंने कुछ नहीं किया, यहां पे नेगेटिव को यहीं पे रख दिया, मैंने एलसीएम ले लिया, इस K कैप को कॉमन यहां पे रख दिया, तो आपके पास जो E नेट यहां पर होगा इट विल बी माइनस 7 टाइम्स KP डिवाइडेड बाई 8, और यहां पर आपके पास K कैप है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब आप यहां पर K की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दैट मींस आप इसको लिख सकते हो कि E नेट, कहां पर आपने E नेट ढूंढा, 1,0,0 पे, इट इज सिंपली इक्वल टू -7/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास P, फिर आपके पास K कैप, और इसी को आप लिख सकते हो यहाँ पे -7 टाइम्स P डिवाइडेड बाई 8 4 32 होता है पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपके पास K कैप आ जाएगा। तो ये आपका नेट फील्ड यहां पर इस पॉइंट पे होने वाला है, और ये पॉइंट आपका 1,0,0 है। होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा और आपको समझ में आया होगा कि मेरा अप्रोच क्या रहा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर आपको इस चीज पे होल्ड होगा तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हो विदाउट एनी डिले। बट अगर आपको यही नहीं पता होंगी बेसिक फॉर्मूले, आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन जो है ये नीट एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया है। अब अगेन मैं सिंपली यहाँ पर सिर्फ ये कहूँगा कि बहुत सारे आप स्टूडेंट्स ये कहते रहते हैं कि हम कुछ चैप्टर स्किप करना चाहते हैं, वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सिंपली अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि कोई भी चैप्टर ना छोड़ें आप। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी चैप्टर को जिसको आप छोड़ रहे हो ना, उसमें से एक फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आ सकता है, और फाइनली अगर वो आपसे नहीं बन पाया, बाकी उसको कर लेंगे,
तो आपका एक क्वेश्चन आपके हाथ से निकल गया। मे बी उस एक क्वेश्चन की वजह से कभी कभी आपका सिलेक्शन जो है वो रह जाता है। तो मैं सिंपली इतना एडवाइस करूंगा नीट स्टूडेंट्स को कि कोई भी चैप्टर ना छोड़ो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके दिमाग में है कि आप किसी चैप्टर को छोड़ना चाहते हो तो उस चैप्टर में आप कुछ नहीं करोगे, उसमें आप सिंपली फॉर्मूलेज उसके जो है उनको मेमोराइज करो और हर एक फॉर्मूले पे एक बेसिक से क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करो। आप देखोगे कि आपको बहुत बेनिफिट देगा नीट एग्जामिनेशन में वो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ पर जो मैं फॉर्मूले वगैरह यूज कर रहा हूँ वो सारा हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, आप उनको चेक कर सकते हो थ्योरी वीडियोस को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रीजन का देकर है, आपका यूनिफॉर्म फील्ड आपको देकर है, उसका इंटेंसिटी आपको देकर है, आपको टॉर्क कितना लग रहा है इस डायपोल पे जो कि 30 डिग्री आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है, उसका वैल्यू आपको 4 देकर है, डायपोल लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर यहां पर देकर है, आपको यहां पर बोला जा रहा है कि आप Q का वैल्यू निकालो। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको पहले ही पता होता है कि जो आपका टॉर्क होता है इट इज PE sin थीटा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो। अब अगेन आपका जो टॉर्क होगा, आप डायपोल मोमेंट की जगह पर क्या लिख सकते हो, आप डायपोल मोमेंट की जगह पे Q मल्टीप्लाइड बाय डायपोल लेंथ लिख सकते हो। डायपोल लेंथ में L यहां पे लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई आपका जो E है यहां पे तो वो सेम रहने वाला है, और साइन यहां पर थीटा की जगह आप 30 डिग्री आप लिख सकते हो। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। टॉर्क का वैल्यू 4 देकर है, Q का वैल्यू निकालना है। डायपोल लेंथ आपका यहां 2 सेंटीमीटर है तो वो 2 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉर्क यहां पर मीटर आप देख रहे हो न्यूटन पर कूलम, तो SI सिस्टम में आपको सारे मेजरमेंट्स कन्वर्ट करने होंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर आप देखोगे 2 × 10⁵ है, और मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 आपका 1/2 होता है। आपका 2 और 2 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, 4 अपनी जगह पर आएगा, 4 अपनी जगह पर है, इट इज इक्वल टू Q अपनी जगह पर, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर आप देखोगे कि आपके पास 2 × यहां पर 10⁻³ आ जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻² यहां कैंसिल हो जाएगा तो यहां सिर्फ 10⁻³ रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप यहां 2 को कैंसिल कर सकते हो, यहां इस 2 के साथ 4 के साथ, दैट मींस 2 रह जाएगा। तो आपके पास जो Q का वैल्यू है इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 10⁻³ ये तो 2 अपनी जगह पे था, 10⁻³ को नीचे लाया तो Q का वैल्यू जो है वो 2 डिवाइडेड बाय 10⁻³ आ गया। अब 2 अपनी जगह पर है, और यहां पर आप देख सकते हो कि इसको आप 10⁻³ लिख सकते हो, दैट मींस आपका चार्ज यहां पे 2 इसको आप बोल सकते हो मिली कूलम। ये तो कूलम में आपका आंसर आ गया, बट आपके ऑप्शंस में मिली यहां पर है और माइक्रो है, आप देख सकते हो। तो यहां पर आपके पास माइक्रो और मिली में आपको ऑप्शंस देकर है, तो मैंने इसीलिए यहां पर 10⁻³ की जगह पे मिली कूलम लिख दिया। तो होपफुली कहीं पे किसी को भी डाउट नहीं होगा। तो यहां पर आपका जो चार्ज आने वाला है इट इज 2 मिली कूलम, तो वो आपका ऑप्शन सी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना। अगेन फॉर्मुलेज अच्छे से करो और उन फॉर्मुलेज पे क्वेश्चंस अच्छे से करो, आप देखोगे कि नीट एग्जामिनेशन में वो बहुत बेनिफिट आपको करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, मैं अगेन आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो चेक करो। प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ है जहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जब आप एक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करोगे तो डायपोल पे फोर्स कितना लगेगा। डायरेक्टली पहले अगर मैं उस इक्वेशन की बात करूं, डायपोल को जब भी आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हो तो डायपोल पे जो फोर्स लगता है इट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डायपोल मोमेंट। और आपको फोर्स देकर होता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, अगर फोर्स स्ट्रॉन्गर फील्ड के रीजन की डायरेक्शन में लग रहा है तो तब जाके फोर्स आपका पॉजिटिव होगा, और अगर आपका फोर्स वीकर रीजन की तरफ लग रहा है, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन की तरफ लग रहा है, तब यही फोर्स आपका नेगेटिव होगा। अब जरा यहां पर चेक करते हैं, आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देकर है अलोंग जेड डायरेक्शन। तो पहले मैं यहां पर बोल सकता हूं कि आपका जेड एक्सीस है, और मैं इसको पॉजिटिव मान सकता हूं, और ये वाला साइड ऑटोमेटिकली यहां पर नेगेटिव जेड एक्सीस आ जाएगा। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल सही, वो समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अगर अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टाइल कुछ ऐसे होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टाइल कुछ इस तरीके का होना चाहिए।
कि पॉजिटिव z डायरेक्शन की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पर आपकी लाइंस के बीच का स्पेसिंग जो होगा वो कम होगा, जबकि यहां पर लाइंस के बीच की स्पेसिंग आपके पास ज्यादा है। दैट मींस इस रीजन में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जरा और एक चीज देख लो, और एक चीज देख लो, आपका जो फोर्स यहां पर डायपोल एक्सपीरियंस कर रहा है वो नेगेटिव z डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर डायपोल पे फोर्स लग रहा है नेगेटिव z डायरेक्शन में, तो डायपोल पर फोर्स लग रहा है एक ऐसे रीजन की तरफ जहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब भी डायपोल पे फोर्स लगता है ना उस रीजन की तरफ जहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस फोर्स को आप नेगेटिव लेते हो, उस फोर्स को आप ऑटोमेटिकली क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। हां, अगर आपके डायपोल पे फोर्स लगता अलोंग द स्ट्रॉन्गर रीजन, अलोंग द स्ट्रॉन्गर रीजन, तो आप बोलते कि आपका ये फोर्स पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव फोर्स कब लोगे, जब आपके डायपोल पे फोर्स कहां की तरफ लग रहा होगा, स्ट्रॉन्गर फील्ड वाले रीजन की तरफ। नेगेटिव कब लोगे फोर्स का वैल्यू, जब आपके डायपोल पर नेट फोर्स लग रहा होगा, मगर किस रीजन की तरफ, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन की तरफ। अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक और पॉइंट यहां पे बोल सकता हूं कि आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस बाय डायपोल है ना नेगेटिव z डायरेक्शन, तो नेगेटिव इसीलिए मैं ले रहा हूं। तो ये चीज क्लियर रखो, तब जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं फोर्स की बात यहां पे करूं, F इज इक्वल टू नेगेटिव, तो अब अपनी जगह पे रहेगा, नेगेटिव समझ में आपको आ गया कहां से आ रहा है। अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको देकर है यहां पे 10 रेज़ टू द पावर 5, तो 10 रेज़ टू द पावर 5 आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया, मल्टीप्लाइड बाय डायपोल मोमेंट कितना है आपके डायपोल का, 10 रेज़ टू द पावर -7, तो मल्टीप्लाई यहां पर 10 रेज़ पावर -7 से कर लो, आंसर आपका -10 रेज़ पावर -2 न्यूटन आएगा। तो ये आपका आंसर होने वाला है, और यहां पर ऑप्शन ए जो है वो मैच कर रहा है। देख लो, नेगेटिव यहां पर इंपॉर्टेंट था समझना, क्योंकि अगर आप नेगेटिव को नहीं समझोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले पार्ट के साथ डील करोगे, तब जाके आप ऑप्शन बी को टिक करोगे, जो कि गलत है। तो इसीलिए नेगेटिव को समझो। अब नेगेटिव को दो तरीके हैं समझने के। एक तरीका यह है कि आप क्वेश्चन में ही देख लो कि आपका फोर्स तो यहां पे नेगेटिव z डायरेक्शन में है, तो आपको फोर्स के सामने नेगेटिव लगाना पड़ेगा, बिकॉज फोर्स इज अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन। या ज्यादा अच्छा तरीका यह है कि जब भी आपके डायपोल पे फोर्स लग रहा होगा ना वीकर रीजन की तरफ, आप फोर्स नेगेटिव लिया करो। जब भी डायपोल पर फोर्स लग रहा होगा ना आपके स्ट्रॉन्गर फील्ड वाले रीजन की तरफ, आप वहां पर फोर्स को पॉजिटिव लिया करो। सो यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको इस फॉर्मूला का नॉलेज है, आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। एम्स में ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आते रहते हैं, तो ऐसे टॉपिक को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे। जब आप एम्स के एग्जाम में अपियर होना होगा, तो उससे पहले इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपने देखा होगा कि ये जो क्वेश्चन है अगेन जेई 2017 में पूछा गया है, जेई मेंस में आया है क्वेश्चन। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन ही आपको डायपोल में सीखने होंगे, क्योंकि इसी पैटर्न के क्वेश्चन जेई में आ जाते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि नीट में समवट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं। तो बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं बोल सकता हूँ कि इस स्टाइल के होंगे, बट जेई में आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी स्टाइल में होते हैं। तो जो भी जेई के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, और उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स को। उनका सिर्फ थ्योरी पे अगर होल्ड होगा वो नहीं चलेगा, तो उनका न्यूमेरिकल पे बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए। तो अगर वो कुछ फिक्स चैप्टर्स पढ़कर जेई देने जाएंगे ना, तो वो चलेगा। अगर वो कुछ चैप्टर स्किप भी करेंगे वो फिर भी चलेगा, बट नीट के लिए वो रिकमेंड नहीं मैं करता हूँ। तो चलो कंटिन्यू यहाँ पे मैं करता हूँ। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में सिनेरियो ये देकर है कि आपका डायपोल जो है वो आपने फिक्स रखा हुआ है, और वो एंगल कितना बना रहा है, वो थीटा बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये एंगल आपको देकर है कि आपका जो डायपोल है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और ये एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो थीटा यहां पर चेंज नहीं होगा, बस ये चीज का आप टेक केयर करना। अब देख लो यहां पर पहले केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अप्लाई करते हो, E1 आपने अप्लाई कर दिया, टॉर्क आपका T1 लग जाता है। तो पहले केस को अगर मैं यहां पे स्टडी करूं, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को ड्रॉ करता हूं। आप देखते जाओ, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को ड्रॉ करता हूं, और आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपका एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो अगर मैं इसी फील्ड में इस डायपोल को प्लेस करूं, तो आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाएगा ना, थीटा एंगल बनाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर डायपोल थीटा एंगल आपका एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, डायपोल आपका थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ भी बनाएगा। दैट मींस इसी में आपने डायपोल को प्लेस करके रखा हुआ है, और डायपोल यहां पर किस एंगल पर आएगा, ऑटोमेटिकली वो थीटा एंगल पर ही आ जाएगा।
तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा यहां पर टॉर्क की बात करते हैं। अगर मैं टॉर्क मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो इस डायपोल पर जो टॉर्क लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से वो तो T1 है, और मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ बात कर रहा हूं तो आपका जो T1 यहां पर होगा इट विल बी सिंपली P इंटू E1 इंटू साइन ऑफ थीटा। अच्छा, मैंने साइन थीटा क्यों लिया? क्योंकि थीटा आपका एंगल होता है बिटवीन योर डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके डायपोल के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो ये आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, रादर ये E1 वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। वही आपको यहां पर टॉर्क की इक्वेशन में लिखना होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका टाउ है मैग्नीट्यूड वाइज। मैं डायरेक्शन यहां पर नहीं ले रहा हूं क्योंकि जरूरत है नहीं अभी के लिए। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात यहां पे करूं, E1 का वैल्यू किसके बराबर है, E1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, E के बराबर है ना, वो E के बराबर है। तो मैं यहां पर E ही लिखने वाला हूं। तो मैं यहां पर E1 की जगह पर E ही लिखने वाला हूं। आप देख लो एक चीज, मैंने मैग्नीट्यूड वाइज चीजों को डील किया। दैट मींस मैंने यहां पे टॉर्क के मैग्नीट्यूड को डील किया विच इज P sin थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैंने E का मैग्नीट्यूड लिखा, E1 का रादर मैग्नीट्यूड E लिखा। तो होपफुली अभी तक कहीं डाउट नहीं होगा। चलो फर्दर कंटिन्यू करता हूं। ये तो T1 टॉर्क निकाल दिया। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपके पास ये तो फिक्स है, एक्स एक्सिस में पहले सेम ले रहा हूं, तो एक्स एक्सिस मैंने सेम ले लिया, और आपका डायपोल फिक्स्ड है किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो डायपोल आपका फिक्स्ड है एट एन एंगल थीटा। मगर अब जो आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो E2, जो आप E2 यहां अप्लाई कर रहे हो, इट इज √3 टाइम्स E1 j कैप। इट इज √3 टाइम्स E1 j कैप। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हो दैट इज अलोंग y एक्सिस, दैट इज अलोंग y एक्सिस। तो कहने का मतलब आप यहां पे फील्ड ऐसे अप्लाई कर रहे हो, ये आपके फील्ड का है डायरेक्शन है। अब देख लो यहां पर फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, एक बार देख लो। ये आपका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये आपका यहां पे डायपोल मोमेंट वेक्टर है, इनके बीच का एंगल ये होगा ना, बस ये समझना है। ये आपका थीटा नहीं है, ये आपका 90 माइनस थीटा है। तो हो गया ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज इट इज √3 टाइम्स E1। मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज √3 टाइम्स E1। मगर E1 का वैल्यू अगर आप देखोगे मैग्नीट्यूड वाइज इट इज ओनली E ना, ये E के बराबर ही है ना। तो मैं लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू √3E। ये चीज समझो आप। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। जरा यहां पर अगर मैं टॉर्क T2 की बात करूं, अगर मैं टॉर्क T2 की बात करूं, ये आपके पास सिंपली आ जाएगा ना, डायपोल मोमेंट P है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां √3E है। तो चलो मैंने √3E लिख दिया, तो मैंने लिख दिया, इसमें कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद यहां पर साइन लिखोगे। अब आपको यहां पर थीटा लिखना है। थीटा आपका यहां पर एंगल बिटवीन किस किस के बीच में होता है, थीटा आपका यहां पर एंगल होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। अब अपने आप को कंफ्यूज नहीं करोगे कि आपको ये थीटा लिख देना यहां पे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है। यही 90 माइनस थीटा यहां पर फॉर्मूले के थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉर्मूले में यहां पर आपको साइन के आर्गुमेंट में क्या लिखना होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट वेक्टर, वो यहां 90 माइनस थीटा है। तो आर्गुमेंट में आप क्या लिख दोगे यहां पे, 90 माइनस थीटा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ये आपका PE, और ये आपका बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो बहुत आसान था ना। और ये आपका T2 है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपका T2 वेक्टर T1 वेक्टर के बराबर है, मगर नेगेटिव साइन है यहां पे। दैट मींस पहले दूसरे सिचुएशन में अगर टॉर्क बाहर की तरफ लग रहा है, पहले सिचुएशन में टॉर्क अंदर की तरफ लग रहा होगा क्योंकि नेगेटिव साइन से रिलेट हो रहा है। बट अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पे रिलेट करूं, मैं बोल सकता हूं ना, मैग्नीट्यूड वाइज T1 और T2 बराबर बराबर होंगे। तो मैग्नीट्यूड वाइज आपका T1, तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन आप सीधे बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों टॉर्क सेम है। हां, डायरेक्शन वाइज पहले वाले सिनेरियो में डायपोल पे टॉर्क लग रहा था लेट अस सपोज इनवर्ड्स, तो दूसरे वाले केस में वही टॉर्क लग रहा था आउटवर्ड्स। मगर मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मुझे कैसे पता, क्योंकि यहां पर ये इक्वेशन देकर है। इस इक्वेशन के हिसाब से दोनों टॉर्क्स का मैग्नीट्यूड सेम है। हां, इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगर टॉर्क T1 अंदर की तरफ ले रहा है आपके डायपोल को, इनटू द प्लेन ले रहा है आपके डायपोल को, टॉर्क T2 आउट ऑफ द प्लेन लाएगा डायपोल को। ये फर्क सिर्फ होने वाला है। तो चलो यहां पर देखते हैं। मैं बोल सकता हूं कि T1 आपका T2 के बराबर है। जरा T1 का इक्वेशन यहां पे लिखते हैं। इट विल बी सिंपली PE साइन ऑफ थीटा इट इज इक्वल टू, जरा T2 का वैल्यू देख लो, √3 टाइम्स PE कॉस ऑफ थीटा।
आप देख लो ये नॉलेज कहीं पे हमें यूज ही नहीं आ रही है, मतलब ये जो दिया है क्वेश्चन में ये वाला पार्ट कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर नहीं यूज हो रहा है तो नहीं हो रहा है, जब तक आप सही जा रहे हो, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तब तक ठीक है। तो चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। यहां पर आप देख सकते हो कि पी कैंसिल हो जाएगा, आप साइन यहां पर है तो आप कॉस को डिनोमिनेटर में ला सकते हो, तो आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये आपका √3 के बराबर है। अच्छा साइन बाई कॉस क्या होता है? टैन होता है ना, मैं लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू टैन थीटा। अच्छा जरा एक बार देख लो, अगर मैं बात यहां पे करूं कि आपका टैन थीटा जो है वो √3 के बराबर है, आप उसको लिख सकते हो ना टैन ऑफ 60 डिग्री, तो दैट मीन्स आपका थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 60 डिग्री। पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था? पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या आपको लगा? वो मेरे हिसाब से पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट था ये 90 माइनस थीटा वाला एंगल। कितना आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी टॉर्क की इक्वेशन में आप वहां थीटा सब्स्टिट्यूट करते हो ना, साइन का आर्ग्यूमेंट सब्स्टिट्यूट करते हो ना, दैट आर्ग्यूमेंट इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। और क्वेश्चन में देकर था कि ये एंगल हमेशा थीटा ही रहेगा। आप पहला फील्ड सुपरपोज करो या दूसरा फील्ड इस डाइपोल पे सुपरपोज करो, आपको यहां पर पी वेक्टर फिक्स था ना, उसका मतलब ये है कि डाइपोल का ओरिएंटेशन थीटा ही है, ये फिक्स्ड है। और आप देख रहे हो कि दोनों फील्ड्स अप्लाई करने पे आपको पता चल रहा है कि डाइपोल किस एंगल पे होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वो यहां पर 60 डिग्री एंगल पर होगा। तो कोई ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी आप देख सकते हो कि ये मैच कर रहा है हमारे सोल्यूशन के साथ। तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट वीडियो से मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने वाला हूं, और होपफुली बिकॉज अगेन कोविड की वजह से क्लासेस नहीं हो रही है, ऑफलाइन क्लासेस, तो कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे फॉर्म में चीज़ों को कवर करें आगे जाके। तो आज के लिए इतना काफ़ी। टेक केयर।